हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ठीक से सुनो। म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस आप लोगों ने स्टडी किया होगा इसके पहले का लेक्चर, तो ये आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नियरली इक्वल टू उसके जैसा ही है। बस थोड़ा यहाँ वहाँ पे हमने एक ही कॉइल यूज़ की थी, यहाँ पे हम 2 कॉइल पे काम करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है। हमने देखा कि हमने एक कॉइल ली थी और उस कॉइल में से हम लोग करंट पास कर रहे हैं, राइट ना। ये करंट पास कर रहे हैं। अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब चेंजिंग करंट है। अगर कांस्टेंट करंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। अगर चेंजिंग करंट है, चेंजिंग मतलब चाहे वो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, लेकिन चेंज होना चाहिए। चेंजिंग करंट होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में। और वो ईएमएफ कैसा रहेगा, जो कॉज को अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये कॉज को अपोज करेगा। मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इसको डिक्रीज करने का काम करेगा। डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा खुद को। और वही अगर हम ऐसे ही कॉइल लेते हैं और इसी कॉइल में से हम लोग करंट पास करेंगे, ये करंट मान लो डिक्रीज कर रहा है। करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज चेंजिंग करंट है। चेंजिंग करंट है तो ये क्या करेगा, इसको अपोज मतलब ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये इसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आया समझ में। तो ये हमने स्टडी किया था सेल्फ इंडक्टेंस में। तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से कॉइल में क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ये फैराडे ने कहा था, राइट ना। तो इसी के ऊपर से हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था सेल्फ इंडक्टेंस का। मतलब पहले हमने बोला फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। देन फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई, एंड देन दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय एल, दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई। और एल को हमने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस, इसी को हमने डिफाइन भी किया था, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके,
ऐसे हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसका और भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज भी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। सेल्फ मतलब ये कॉइल सेल्फ उसी का इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रही है, ओके उसको, इसलिए उसको वो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। इसमें क्या होगा अभी म्यूचुअल में क्या होगा कि एक कॉइल हम लोग नहीं लेने वाले, 2 कॉइल्स लेने वाले हैं, और पहली कॉइल के फ्लक्स की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। देखते हैं कैसे। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो कैसे होता है। यहाँ पे हमने 2 कॉइल ली है, दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की है, बट यहाँ पे कोई भी बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की है। तो होगा क्या देखो, यहाँ पे हम लोग चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। चेंजिंग करंट मतलब यहाँ पे जैसे ही मैं की ऑन करूंगी, की ऑन करने के बाद मतलब क्लोज करने के बाद यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होगा। करंट फ्लो कैसे होगा, धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंजिंग करंट है। चेंजिंग करंट की वजह से ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और होगा क्या देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कॉइल को टच करेगा कुछ इस प्रकार। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे एंड ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल को टच करेंगे। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, चेंजिंग है, मतलब वो भी चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बट अगर ये चेंजिंग है तो चेंजिंग की वजह से यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, और उसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो ये कॉइल का जो फ्लक्स है मतलब फाई, तो ये सेकेंड कॉइल का फ्लक्स हम लोग ले रहे हैं। तो सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, इसमें से तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। इसका फ्लक्स जो है इसके ऊपर फॉल हो रहा है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस करंट को, मतलब इसको हम I1 नाम देते हैं। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ऐसे हम लोग बोलेंगे, राइट। या फिर सेकेंडरी कॉइल भी बोल सकते हैं आप लोग, सेकेंडरी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट, ऐसे भी बोला जाता है। इसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, इसको सेकेंडरी कॉइल भी बोला जाता है। आगे ट्रांसफार्मर में हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल उन्होंने कॉइल 1 कॉइल 2 कहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो φ2 है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। इसका मतलब ये फ्लक्स करंट इंक्रीज होगा तो ये फ्लक्स भी क्या होगा, सेकेंड का इंक्रीज होगा, उसकी वजह से इसका करंट फ्लो इंक्रीज होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट इनटू I1। सो दिस φ2 इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, m नाम से डिनोट करते हैं, इनटू I1। और इस m को क्या कहा जाता है, दिस m इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, अब ये कोएफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला इसका क्या बन रहा है, m इज इक्वल टू φ2 डिवाइड बाई I1। उन्होंने आपके बुक में जो दिया है φ21 ऐसे बोला है, मतलब सेकेंड कॉइल का ईएमएफ फ्लक्स φ21 ऐसे बोला है ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल ऐसे, बट आप लोग सिर्फ φ2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा φ2 डिवाइड बाई I1। तो इससे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है या I पे डिपेंड कर रहा है, नेवर। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस कॉइल के जो शेप है उसकी ज्योमेट्री है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V डिवाइड बाय I, राइट ना, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। मतलब पर रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट चीज है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो एल डिवाइड बाय ए, मतलब वो लेंथ के ऊपर, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये करंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन
इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आपके नोट्स में नहीं है, बट वो आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बहुत सारे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स करंट लिख के आएंगे। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर सेपरेशन, उनका जो सेपरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब इसको कैसे रोटेट किया, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, कैसे रखा है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हियर। अभी तक मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वही बताया, इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना आप लोग कॉपी करो। बच्चों अब देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा। एसआई यूनिट देखो क्या है इसका, ऐसे इसकी सेपरेट डेफिनेशन भी है, बाद में बताती हूँ मैं आपको। फिलहाल एसआई यूनिट देखो क्या है। फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा इसका, वेबर। 5 वेबर पर ये क्या है, करंट, वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर होता है एक्चुअली 5, तो वेबर पर एम्पियर मीटर, ये उसका एसआई यूनिट रहेगा। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, दिस इज कॉल्ड एज हेनरी। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट क्या है, हेनरी, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट क्या है, हेनरी। दोनों का यूनिट हेनरी है, ठीक है, याद रखो। तो अभी मैं ये रफ करने जा रही हूँ, इसकी और एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले पहला फॉर्मूला देखो क्या है, φ2 इज इक्वल टू क्या है, m इंटू I1, याद रखो, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग फैराडे का लॉ यूज करेंगे। फैराडे ने क्या कहा था, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ उसके फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स की वजह से है, राइट ना। मतलब E इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, सपोज सेकेंडरी कॉइल के लिए लिया हमने, E2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, d∅2 डिवाइड बाई dt रहेगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया था, यहाँ पे माइनस साइन, लेंज लॉ है ना। E2 इज इक्वल टू माइनस d∅2 बाई dt। अब यहाँ φ2 का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने निकाला है, दैट इज mi1। तो E2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस d बाई dt इंटू फाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे m इंटू I1। सो m कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकालो, माइनस m इंटू di1 डिवाइड बाई dt। देखो ये एक फॉर्मूला बना म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इससे क्या पता चलता है, देखो m का फॉर्मूला बाद में बताती हूँ। E2 देखो क्या है, E2 क्या है, इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल 2 और सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन और इट चेंज ड्यू टू चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। बराबर, देखो कॉइल 1 का करंट I अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, कॉइल 1 का करंट इंक्रीज करें तो उसकी वजह से वहां पे क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। एंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 2 को टच हो रहा है, इसका मतलब वहां पे E2 इंक्रीज करेगा। मतलब I1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको, इसकी फ्लक्स लाइन इसको टच करने की वजह से लिंक है, उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसको हम कहेंगे E2। तो ये E2 ईएमएफ इन अ सेकेंड कॉइल, इट डिपेंड्स ऑन और इट डिपेंड्स ऑन चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, di1 डिवाइड बाई dt। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन करंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है। m तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, आया समझ में। तो m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, E2 एज इट इज रखो, माइनस लगाओ चाहे तो, डिवाइड बाय di1, इसको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मार डाला तो भी चलेगा, di1 डिवाइड बाय dt। तो ये किसका फॉर्मूला बना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की 2 डेफिनेशंस हमने स्टडी की थी, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यहाँ पे 2 डेफिनेशंस बनती है बाय यूजिंग दिस। ये क्या है देखो, इट इज द रेशियो ऑफ क्या बन रहा है, E2 मतलब ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, या ईएमएफ इन अ सेकेंड कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इन द सर्किट। उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसका यूनिट क्या है, हेनरी। आया समझ में। तो ये जो सभी चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की है, इसको आपको थ्योरेटिकली भी लिखना है, कैसे लिखना है बताती हूँ।
तो बच्चों इसकी डेफिनेशन 1 देखो, पहला फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू phi इन अ सेकेंडरी कॉइल टू द I इन अ प्राइमरी कॉइल, ये है इसका फॉर्मूला। तो इसको एक बार से इसको डिफाइन कैसे करोगे, देखो इसको रेशो बोलो, ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है, ये प्राइमरी कॉइल का करंट है। तो इसी को डिफाइन देखो कैसे करोगे, M इज इक्वल टू phi s डिवाइड बाई आई पी। phi s क्या बोला मैंने आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखो द मैग्नेटिक फ्लक्स phi s linked with the secondary circuit per unit current IP of the primary circuit called as mutual inductance। ये पहली डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेकेंड डेफिनेशन स्टडी करेंगे, उसके लिए हमने जो सेकेंड फॉर्मूला लिया था वो देखते हैं। डेफिनेशन 2 क्या, M इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिया हमने, दैट इज E सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय D इंटू I प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय DT, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज याद रखो, उसके ऊपर से आप लोग इंडक्टेंस को डिफाइन आराम से कर सकते हो। अभी इसका यूज करके देखो कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें मीनिंग्स पता होने चाहिए। EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ओके। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इन अ करंट इन द प्राइमरी सर्किट, ओके। फर्स्ट सर्किट के करंट के चेंज की वजह से सेकेंड सर्किट में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो ऐसे दो डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें से कौन सी भी डेफिनेशन लिखो, नहीं तो दोनों भी लिख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फेनोमेनन था जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे के जो क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि हमने लास्ट टाइम सोलेनॉइड का निकाला था, सेल्फ इंडक्टेंस टोरॉइड का निकाला था। यहाँ पे आपको इतने तो नहीं है, बट कुछ कॉइल्स है उसका हम लोग निकालेंगे, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। उसके पहले हम लोग इसकी जो SI यूनिट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं इसका SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा, M इज इक्वल टू क्या होता है, E2 डिवाइड बाय DIP डिवाइड बाय DT, इसको ES कहो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका यूनिट क्या है, देखो ES मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, राइट, डिवाइड बाय करंट एम्पियर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। ये इसको हम कहेंगे हेनरी। आपके नोट्स में एक गलती की है, उन्होंने एम्पियर सेकेंड लिया, एम्पियर पर सेकेंड होना चाहिए वहाँ पे। तो इसका यूनिट रहेगा हेनरी, इसको हम हेनरी कहते हैं। जैसे मैंने पहला फॉर्मूला यूज करके आपको बताया था वेबर पर एम्पियर मीटर, सेम उसी तरह इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, ओके। तो ये सेकेंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये बनेगा वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर, एज इट इज रखती हूँ मैं, और ये सेकेंड में थोड़ा साइड में लिखती हूँ। क्यों, देखो वोल्ट पर एम्पियर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, मतलब वोल्ट पर एम्पियर, ये इसका यूनिट आएगा, राइट। अगर ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओहम बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओहम, रेजिस्टेंस के यूनिट को। तो इसकी जगह पे मैं ओहम लिख सकती हूँ। तो हेनरी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ओहम इंटू सेकेंड। देखो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर है ना डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं। हेनरी इज इक्वल टू ओहम इंटू सेकेंड, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इसको हमें डिफाइन करना है, हेनरी को डिफाइन करना है। तो डिफिनेशन देखो कैसे लिखोगे, इसके लिए फॉर्मूला लर्न कर लो। तो बच्चों देखो कभी कभी आपको 1 हेनरी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ करंट कितना है, ये करंट कितना है 1 एम्पियर पर सेकेंड, कौन से कॉइल में, कौन से सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में। इसकी वजह से EMF कितना इंड्यूस्ड हो रहा है 1 वोल्ट, कौन सी कॉइल में, सेकेंडरी सर्किट में, और इसी की वजह से हमें इंडक्टेंस कितना मिल रहा है 1 हेनरी। इसी को डिफाइन करना है। देखो इफ करस्पॉन्डिंग टू 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टू द प्राइमरी सर्किट,
1 ampere per second rate of change of current to the primary circuit. The induced EMF produced in the secondary circuit is 1 volt. Due to this primary circuit current, EMF induced in the secondary circuit, that is 1 volt. Hence, the mutual inductance of the two circuit is 1 हेनरी. दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मिलेगा? 1 हेनरी मिलेगा. ठीक है, आया समझ में? ऐसे 1 हेनरी की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं. मैं सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड. मतलब अभी आप लोग बोलोगे सोलेनॉइड में एक ही कॉइल होती है, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस तो 2 कॉइल की वजह से है. तो हम क्या करने वाले हैं, एक सोलेनॉइड लेने वाले हैं. इस सोलेनॉइड में हम लोग बाहर से एक कॉइल वाउंड करेंगे कुछ इस प्रकार. एक कॉइल ऐसे वाउंड की, ओके, बाहर से, एंड ऐसे एक कॉइल वाउंड की, एंड अंदर एक कॉइल हम लोग लेंगे उसके कोर में. ठीक है, एक कॉइल अंदर से लेंगे. तो 2 कॉइल से बाहर की कॉइल को प्राइमरी कहो, अंदर की कॉइल को सेकेंडरी कहो. तो बाहर की कॉइल की वजह से अंदर की कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और इसका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है सोलेनॉइड का. तो कैसे निकालेंगे देखो. तो सबसे पहले तो आपको सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में डिराइव किया था, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए. वो फॉर्मूला क्या था? दैट इज B इज इक्वल टू, दिख रहा है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. ये फॉर्मूला याद रखो, ये हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ये हमने कहाँ पे किया था? इट इज यूज इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. तो देखो यहाँ पे अभी 2 कॉइल्स है, एक बाहर की कॉइल है, 2 कॉइल्स आर हियर. तो सबसे पहले हम कॉइल 1 के बारे में सोचते हैं. ओके, तो कॉइल 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या रहेगी? देखो, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है? B1 नाम दो उसको. B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू उसकी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट I1. अब यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग बोलते हैं. तो इसकी जगह पे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ L, कैपिटल L लेते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ L रहेगा. सो B1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? म्यू नॉट इंटू N1 की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो, N1 डिवाइड बाय L इंटू I1. ये हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल 1. अब देखो, ये कॉइल 1 में जो करंट हम पास करें उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. उसका फ्लक्स सेकेंड कॉइल को लिंक हो रहा है, सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट ना. ये कॉइल 1 है, ओके. इसमें एक छोटी सी कॉइल है 2. ये कॉइल में से हमने करंट फ्लो किया, इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? I इंक्रीज किया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो भी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से फाई इंक्रीज होगा. वो फाई किसको लिंक करेगा? सेकेंड कॉइल को लिंक करेगा. उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ड्यू टू दिस अ फ्लक्स लिंकेज इज इन कॉइल 2. तो वो फ्लक्स होगा phi2. तो phi2 का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? B1 इंटू ए, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी प्रोड्यूस हो रही है? फर्स्ट कॉइल की. वो फील्ड का वही फील्ड इसको लिंक कर रही है phi2 को. तो B1 इंटू ए. लेकिन ये मैंने एक टर्न के बारे में सोचा, इसी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? N से. लेकिन ये कौन सी कॉइल का? सेकेंड कॉइल का, इसलिए N2 रहेगा. यहाँ पे B1 का फॉर्मूला पुट करो, N2 इंटू B1 की जगह पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू N1 डिवाइड बाय L इंटू I1 इंटू ये एरिया का A एज इट इज रहेगा. नाउ सी, अब इन टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करते हैं. phi2 इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं म्यू नॉट, उसके बाद लिखूंगी N1, उसके बाद N2, उसके बाद A लिखते हैं, डिवाइड बाय लेंथ L लिखते हैं, इनटू ये I1 में साइड में ले लेती हूँ.
ये फॉर्मूला आपको किसके जैसे दिख रहा है? सबसे पहला फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, देखो phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, सो phi2 इज इक्वल टू m इंटू I1, राइट। इसका मतलब phi2 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? m इंटू I1। तो इस m की जगह पे अभी क्या टर्म आ गई? ये टर्म आ गई। आया समझ में? I1 एज इट इज है, phi2 एज इट इज है, m की जगह पे ये टर्म आएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू m इंटू I1। देयरफॉर m इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइड बाय n। ये जो फॉर्मूला हमें मिला है ये किसका है? दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये छोड़ के, ये बाकी सब छोड़ के आप लोग ये बचे हुए फॉर्मूले को कॉपी कर लो एज इट इज। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है एक्सरसाइज में। ओके, देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन बैंक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो पॉइंट का नाम देखो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं K से, बिटवीन टू सर्किट्स। अभी हम लोग यहाँ पे दो सर्किट्स ले रहे, एक कॉइल 1 एंड दूसरी कॉइल 2। ये दो कॉइल्स हमने ली है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है एंड यहाँ बैटरी कनेक्ट की है। तो ऐसी दो कॉइल्स हमने ली है। ये दो सर्किट्स हो रहे हैं, राइट। तो ये दोनों सर्किट्स का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है? अब हमने देखा कि यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और ये फ्लक्स यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर पास कर रहा है। तो ये फ्लक्स सेकेंड कॉइल को लिंक कर रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो ये इसके एरिया में है, ये सेकेंडरी कॉइल इसके एरिया में है। इसको कहा जाता है विसिनिटी। विसिनिटी मतलब इसके पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया के कांटेक्ट में, कॉइल 1 के कितने एरिया के कांटेक्ट में, उसको विसिनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब क्या होता है। इज अ मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीचेस कॉइल 2। अब यहाँ से सभी फ्लक्स तो रीच नहीं कर रहा है। मान लो यहाँ पे मैंने दूसरा फ्लक्स लिया, ये यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ लिया तो ये इस कॉइल के ऊपर नहीं गिर रहा है। इस कॉइल के ऊपर बस इतना ही पोर्शन क्या कर रहा है? इतना ही पोर्शन उसको लिंक कर रहा है, राइट ना। तो ये कितना मैक्सिमम पोर्शन इसको रीच कर रहा है उसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मतलब इज अ मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लक्स दैट रीचेस कॉइल 2 विच इज इन द विसिनिटी ऑफ कॉइल 1। ये कॉइल 1 के एरिया में जितना कॉइल 2 आ रहा है और उसका कितना फ्लक्स इसको, कितना मेजर पोर्शन इसको रीच कर रहा है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय K। तो ये K का फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है। और उसकी कुछ पर्टिकुलर केसेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले एक प्रॉपर डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। क्योंकि फॉर्मूला क्या है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का? E2 डिवाइड बाय DI1 डिवाइड बाय DT। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको है, E2 को, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 हम लोग लिख सकते हैं। E2 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ d phi बाय dt। मतलब E2 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? phi2 को। और नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो हम क्या लिखेंगे? n इंटू phi, ये लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब E21 को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n2 इंटू phi1, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 इंटू K phi1 हम लोग बोल सकते हैं। K phi1 क्यों? क्योंकि उतना ही, ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उतना ही फ्लक्स उसको लिंक कर रहा है। कितनी कॉइल्स को लिंक कर रहा है? दैट इज द K। ओके, तो इसकी जगह पे हम लोग K phi1 लिख सकते हैं। E2 इज इक्वल टू n2 इंटू K phi1। n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, 2 की नंबर ऑफ टर्न्स, एंड K phi1 वेयर K इज द कॉन्स्टेंट। उसके बाद देखो, E21 इज इक्वल टू K phi1 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से उसको n2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये phi1 जो है, ये phi1 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट कॉइल। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा फ्लक्स, जितनी कम नंबर ऑफ टर्न्स उतना कम फ्लक्स। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1। तो ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जगह पे phi1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू K इंटू
n1 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये k phi 1 की जगह पे हम लोग n1 पुट करें, के लिए n1 लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी k लिया है यहाँ पे, इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली n1 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि E2 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 तो रहेगा ही, इंटू k इंटू n1 बोल सकते हैं। थोड़ा आपको रटना पड़ेगा क्योंकि बहुत यहाँ पे कंसेप्ट उन्होंने लिंक की है, सभी को मिक्स किया है। m is directly proportional to E2, so E2 is directly proportional to number of turns N2, which is related to k phi 1 also, so it is directly proportional to k phi 1, but phi 1 is directly proportional to N1, so E2 phi 1 की जगह पे N1 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो जो सेल्फ इंडक्टेंस है, अल्सो सेल्फ इंडक्टेंस जो L है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ये एक रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दी तो उसके स्क्वायर से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता है। ओके, ये रिलेशन याद रखो, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी जगह पे अगर मैं L1 ले लूं, L1 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, N1 स्क्वायर को, एंड L2 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, N2 स्क्वायर को। अगर मैं n के बारे में सोचूं तो यहाँ n किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये स्क्वायर उठा के यहाँ पे रख दो तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ l को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि n1 इंटू n2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l2। तो इसको हम कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ l1 इंटू l2। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो L1 इंटू L2 है ये किसका N1 इंटू N2 का रिलेशन हमने दिया है। तो ये इक्वेशन देखो, E2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, N1 इंटू N2, और K में पहले लिखती हूँ K इंटू K। तो यहाँ सपोज मान लो मैं इसको नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 3 बोलो। सपोज मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 मतलब n1 इंटू n2 की जगह पे मैंने रूट L1 इंटू L2 पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू K इंटू रूट L1 इंटू L2। ओके, तो और इस E2 की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, 1 से ये क्या है, m है, फ्रॉम इक्वेशन 1 E2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। m इज इक्वल टू क्या बनेगा, k इंटू रूट L1 इंटू L2। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा, तो इसमें जो k है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वेयर k इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एंड ये जो रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L1 इंटू L2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के ऊपर से हमें कुछ केसेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये डेरिवेशन आप लिख लो, डेरिवेशन तो नहीं पूछा है बट रहने दो, इसकी जो केसेस हैं अलग अलग उसके ऊपर उन्होंने MCQs में नहीं, एक कंडीशन पूछी है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने वो कंडीशन पूछी है। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लो। देखो पहले हमने क्या किया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 किया, E2 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, N2 इंटू K phi 1 को, phi 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N1 को, तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N2 इंटू K N1, इसको हम लिख सकते हैं K इंटू N1 N2, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर को, सो n इज इक्वल टू रूट L यहाँ पे रहेगा, सो N1 इंटू N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L1 इंटू रूट L2, दैट इज इक्वल टू, इसको हम कंबाइन करके L1 L2 लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम लोग 2 में पुट करेंगे, N1 N2 की जगह पे रूट L1 L2 लिखेंगे एंड E2 की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 m लिखेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। इसमें k जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखते हैं आगे। हाँ, और एक बात, हाँ 1 मिनट, इसको पहले एक स्क्रीनशॉट निकाल के कॉपी कर लो, आगे की केसेस में आपको बताने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया m इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट L1 L2, तो ये जो k है ये हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। तो इसमें कुछ पॉसिबल केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। मान लो पहली केस 1, अगर ये k एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है
तो हमें m क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल है, ऐसा उसका मीनिंग है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉइल का, L1 दैट इज ऑफ कॉइल 1 एंड L2 दैट इज ऑफ कॉइल 2, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द टू कॉइल्स विल बी परफेक्टली कपल्ड। तो अगर आपको दोनों कॉइल को परफेक्टली कपल करना है, तो आपको क्या करना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 रखना होगा, ठीक है। केस 2, ये K अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो द टू कॉइल्स आर टाइटली बाउंड, टाइटली कपल्ड बोलो, सॉरी बाउंड मत बोलो, टाइटली कपल्ड। एंड इफ केस 3, अगर K लेस देन 0.5 है, देन द कॉइल्स आर लूजली कपल्ड, ज़्यादा कपल्ड नहीं है। ये टाइटली कपल्ड, ये लूजली कपल्ड एंड ये परफेक्टली कपल्ड, K इज इक्वल टू 1 है तो, ओके। और अगर और एक चौथी केस देखो, अगर L1 इज इक्वल टू L2 है, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस ही इक्वल है, तो क्या होगा, देन यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, m इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू एल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर इज इक्वल टू L, राइट। m इज इक्वल टू L बनेगा मतलब, तो हम बोल सकते हैं देन अ कॉइल विथ सेल्फ इंडक्टेंस L is coupled to itself with mutual inductance, self inductance coupled with mutual inductance, okay। तो ऐसे टोटल 4 केसेस, पॉसिबल केसेस है जो आपको याद रखनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 L2। ये है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ओके। इसके ऊपर एक सेपरेट से क्वेश्चन पूछा है आपको, एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू सर्किट्स, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, वो आप लोग ज़रूर पढ़ोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखो वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, वाई इज अ लार्ज वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, हाउ कैन इट बी मिनिमाइज्ड। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, लार्ज वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिजायरेबल फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ही कि ये ट्रांसफॉर्मर के लिए डिजायरेबल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। ये ट्रांसफार्मर के लिए डिजायरेबल है, लेकिन जो अपने होम अप्लायंसेस होते हैं, जो घर में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उसमें वो डिजायरेबल लार्ज वैल्यू यूज़ नहीं होती। बट हायर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नॉट डिजायरेबल फॉर होम अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक क्लोथ्स ड्रायर, उसमें ये डिजायरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अ डेंजरस EMF कैन बी इंड्यूस्ड ऑन द मेटेलिक केस ऑफ द ड्रायर इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इट्स हीटिंग कॉइल्स एंड द केस इज लार्ज। इससे क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ा दिया तो EMF ज़्यादा बढ़ेगा, दैट इज डेंजरस फॉर दैट अप्लायंसेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स वैल्यू, अगर आपको मिनिमाइज करनी है ये वैल्यू, देन द हीटिंग कॉइल्स आर काउंटर वाउंड सो दैट, जो हीटिंग कॉइल्स है उसको काउंटर वाउंड करो, अपोजिट वाउंड करो, सो दैट क्या होगा कि उसमें जो मैग्नेटिक
फील्ड जनरेट होगी वो उसको कैंसिल कर देगी वन अनदर, और वो कैंसिल करने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी और वो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, जो कि उस होम अप्लायंसेस के लिए डेंजरस नहीं होगा। एंड रिड्यूसेस द म्यूचुअल इंडक्टेंस विद द केस ऑफ द ड्रायर, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कम हो सकता है। मतलब क्या करना है आपको, हीटिंग कॉइल्स को काउंटर वाउंड करना है, अपोजिट वाउंड करना है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी, एक दूसरे को कैंसिल करेगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिड्यूस करेगी। ये एक क्वेश्चन है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको 1-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर है, टू कॉइल्स आर वाउंड ऑन अ कॉमन आयरन कोर, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिटी। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेकेंड पॉइंट देखो, टू एयर कोर्स, इसमें जो है ये उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है, मैं जो अंडरलाइन करके दे रही हूँ उतना ही आप लोग लिखोगे। क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स एंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द टू कॉइल्स। दो कॉइल्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एंड उसके एक्सिस पे डिपेंड करता है, वो कौन से एक्सिस में रखे हैं, मतलब उन दोनों में एंगल कितना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, व्हेन द कॉइल्स आर पैरेलल, अगर कॉइल्स पैरेलल है देन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम रहेगा। अगर कॉइल्स आर राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिनिमम रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब अगर परपेंडिकुलर रही तो कोई ज़्यादा फ्लक्स उसके वहाँ पे पास नहीं होगा, तो उसकी वजह से वहाँ मिनिमम कपलिंग होगा। In order to prevent interaction between the coils should be oriented at a right angles to each other. दो कॉइल्स में इंटरेक्शन अगर आपको प्रिवेंट करना है तो दोनों को राइट एंगल पे रखो एंड बी केप्ट एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ओके, बस इतना भी लिखा आपने तो भी काफ़ी है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में लिखना है तो लास्ट पॉइंट भी लिख दो। उन्होंने रेडियो कॉइल्स की फ्रीक्वेंसी का लिमिट दिया है, दैट इज 0.001 टू 0.05। ओके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ अदर कॉइल। मतलब दो कॉइल्स को अगर हमने पैरेलली कनेक्ट किया तो उनका इंडक्टेंस ये कम होता है अगर वो कॉइल को हमने सेपरेट उसका इंडक्टेंस स्टडी किया। मतलब मान लो यहाँ पे एक कॉइल हमने ली, वो कॉइल एक सिंगल कॉइल है और दो कॉइल्स को हमने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इसका जो इंडक्टेंस है, सॉरी ये सीरीज में हो गया, पैरेलल में कनेक्ट किया मतलब ऐसे कनेक्ट किया, तो इसका जो इंडक्टेंस है वो कम होता है और इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो इसका इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये पैरेलल का फॉर्मूला है, मतलब ये फ्रैक्शन है, तो इंडक्टेंस हमें फ्रैक्शन में मिल रहा है। इससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी कम होगा, उसकी वजह से करंट भी कम होगा। ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके दिया है आपको। पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स द करंट थ्रू ईच पैरेलल इंडक्टर। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स द करंट थ्रू each parallel inductor is a fraction of the total current, already मैंने आपको बताया, and the voltage across each parallel inductor is same. As a result, a change in total current will result in less voltage drop. उसकी वजह से क्या होगा, less voltage drop होगा across the parallel array than for any one of the individual inductors. Less voltage drop है मतलब लेस करंट होगा, देयर विल बी लेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल इंडक्टर्स फॉर अ गिवन रेट ऑफ चेंज इन अ करंट देन फॉर एनी ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टर। इंडिविजुअल इंडक्टर से उसका वोल्टेज ड्रॉप लेस है, उसकी वजह से करंट भी लेस है, एंड लेस वोल्टेज फॉर द सेम रेट ऑफ चेंज इन अ करंट रिजल्ट इन अ लेस इंडक्टेंस। अगर लेस वोल्टेज ड्रॉप है, लेस करंट है, तो इंडक्टेंस भी लेस रहेगा। दस द टोटल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज लेस देन द इंडक्टेंस ऑफ आइदर कॉइल। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ो क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है, एक्सरसाइज में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर लर्न करो, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का पूरा डिटेल में बताया है। अभी हम लोग इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। 1-2 ही न्यूमेरिकल्स लूँगी मैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लेने वाली।
तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, ये एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1.5 हेनरी। If the current in one coil changes from 0 to 10 ampere in 0.2 second, what is the rate of change of flux linkage with the either coil? देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन लिख लो। इसमें देखो थोड़ा सा उन्होंने अलग पूछा है क्वेश्चन। गिवन m इज इक्वल टू क्या दिया है, 1.5 हेनरी दिया है। I इज इक्वल टू दिया है 0 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर बोला ना। IF कितना दिया है, 10 एम्पियर। एंड डेल्टा टी चेंज इन टाइम दिया है 0.2 सेकेंड, टाइम चेंज हो रहा है। और उन्होंने वो पूछा क्या है देखो, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब डी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये पूछा है उन्होंने। तो देखो m का फॉर्मूला हमें पता है, m इज इक्वल टू हमने स्टडी किया फाई बाई टी, ये एक फॉर्मूला है, मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये एक फॉर्मूला है। सॉरी m का नहीं, EMF का है, EMF का ये एक फॉर्मूला है। एंड दूसरा फॉर्मूला अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने स्टडी किया, दैट इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया EMF का, राइट ना। ये इसको हम डी फाई बाई डी टी भी बोल सकते हैं, डेल्टा नहीं लिखा तो भी चलेगा, डी फाई बाई डी टी भी आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों के ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, राइट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो उनको यही चाहिए, तो m पता है, m उन्होंने क्या दिया है 1.5 इंटू डेल्टा आई, मतलब क्या, IF माइनस 10 माइनस 0, IF माइनस II डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना दिया है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो इन सबको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है देखो, 1.5 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.2, तो ये कितना मिलेगा हमें, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर आता है 75, क्योंकि देखो 0.250 जा क्या होगा 10 होगा, एंड 15 to 15 किया तो ये 75 होगा, दैट इज वेबर पर सेकेंड। ओके, ये हमें मिला डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व, थोड़ा सा अलग था न्यूमेरिकल, यहाँ पे उन्होंने ये फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था, डेल्टा फाई रेट ऑफ चेंज पूछा इसीलिए, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो क्या है, एन EMF ऑफ 96 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल is increasing at the rate of 1.20 ampere per second। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। What is the mutual inductance of the two coils? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो उन्होंने क्या दिया है, EMF दिया है गिवन, EMF E is equal to 96 मिली वोल्ट, मतलब 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट, राइट। देन रेट ऑफ करंट, मतलब di/dt दे के रखा है 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो m इज इक्वल टू क्या है, E डिवाइड बाय di/dt, सिंपल फॉर्मूला यूज करो। 96 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय di/dt 1.2 है। तो इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करो, ये 1.2 जो है ना, इजी करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। 1.2 को क्या करो 12 कर लो, और ये एक राइट में शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा 10⁻⁻1 बनेगा। तो ये बनेगा 12 8 राइट ना, 12 8 तो ये 8 इंटू 10⁻³ प्लस 1, मतलब ये बनेगा 8 इंटू 10⁻²। बट आपकी बुक में उन्होंने आंसर दिया है 80 मिली हेनरी, मतलब ये 8 एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ाया तो मुझे एक पॉइंट भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, मतलब ये -3 हो जाएगा अगर मैंने 80 लिया तो ये बनेगा 80, ये 10⁻³ की जगह पे मिली लिखो, मिली हेनरी, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये मिला आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस, इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और कुछ बाकी रहा होगा तो उसका सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई अच्छे से करो,
सभी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आज का टॉपिक मैंने थोड़ा फास्ट लिया है क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस इससे रिलेट करता है और इसी से रिलेटेड है ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत ही ईजी है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।